ग्रैंडमा इंसानी इतिहास की आखिरी प्रॉफिट थी। उनके पास फ्यूचर को पहले से देख लेने की एबिलिटी थी, लेकिन जिस दिन उन्हें एहसास हुआ कि उनका अंत करीब है, शियाओ जियांग, मेरे मरने के बाद तुम्हें फ्यूचर देखने की एबिलिटी विरासत में मिलेगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस राज के बारे में कभी किसी को मत बताना, खासकर अपनी माँ को, वरना पूरा गांव मर जाएगा। अपनी पिछली जिंदगी में मैं ग्रैंडमा की इस बात का असली मतलब नहीं समझ पाया। मुझे लगा कि वो बस गुस्से में ऐसा कह रही हैं क्योंकि उनकी और मेरी माँ के बीच हमेशा अनबन रहती थी। लेकिन बाद में जब मेरी माँ ने बार बार भरोसा दिलाया तो मैंने चुपके से उन्हें बता दिया कि मैं फ्यूचर की कुछ बातें पहले से देख सकता हूँ। लेकिन जैसे ही माँ को पता चला कि मेरे पास ये एबिलिटी है, उनका असली चेहरा तुरंत सामने आ गया। उन्होंने बिना एक पल गंवाए मुझे पुराने घर में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा राज वो अकेले नहीं संभाल सकती, इसलिए पूरे गांव को साथ लेकर मेरी रक्षा करेंगी। लेकिन उस दिन के बाद मैं दोबारा कभी उस पुराने घर से बाहर नहीं निकल पाया। गांव वाले कभी कभी मांस, मिठाइयाँ और कैंडी लेकर मेरे पास आते, सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए, कल का दिन शुभ होगा या अशुभ। उधर मेरी माँ मेरी एबिलिटी का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर पैसा कमाने लगी। सिर्फ एक महीने के अंदर हमारा परिवार पूरे गांव का सबसे अमीर परिवार बन गया। लेकिन इतना भी उनके लिए काफी नहीं था। उन्हें डर था कि कहीं मैं उनकी सबसे बड़ी मनी मशीन भाग न जाऊं। एक जहरीली औरत की बातों में आकर माँ ने बेरहमी से मेरी दोनों टांगें तोड़ दी, फिर मुझे कुत्ते की तरह जंजीरों से बांधकर उसी घर में कैद कर दिया। और ये भयानक आइडिया देने वाली और कोई नहीं थी, वो थी मेरे बड़े भाई की नई नई शादी होकर आई पत्नी। उसी पल मुझे आखिरकार समझ आया कि ग्रैंडमा मुझे बार बार क्यों चेतावनी देती थी कि मैं ये राज अपनी माँ को कभी न बताऊं। उन्हें बहुत पहले से पता था कि मुझे सिर्फ पैसा कमाने का टूल बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस पूरी ट्रेजेडी की असली जड़ दरअसल वही औरत थी जिसे मेरा भाई घर लेकर आया था, क्योंकि अपनी फ्यूचर देखने की एबिलिटी से मैंने पहले ही देख लिया था कि आने वाले समय में मेरी माँ बल्कि पूरे गांव के लोग उसी औरत की वजह से एक भयानक डिजास्टर का शिकार होने वाले हैं। इस नई जिंदगी में मैंने मन ही मन कसम खाई, मैं अपना ये राज किसी को भी कभी नहीं बताऊंगा। ग्रैंडमा के गुजरते ही मेरी माँ बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह बेसब्री से मेरे पास आई। क्या ग्रैंडमा ने तुमसे कुछ कहा था? क्या उन्होंने बताया कि अगला प्रॉफिट कौन होगा? मैंने सिर हिलाया। नहीं, ग्रैंडमा ने कुछ नहीं कहा। शायद अगला प्रॉफिट भविष्य में गांव में आने वाले लोगों में से कोई होगा। आखिर ग्रैंडमा भी तो बाहर से शादी करके इस गांव में आई थी। इस गांव का प्रॉफिट हमेशा वही औरत बनती थी जो बाहर से शादी करके आती थी। माँ के चेहरे पर साफ निराशा दिखाई दी। काश तुम प्रॉफिट होते तो हमारे परिवार के लिए और भी ज्यादा पैसा कमा सकते थे। अब मुझे जल्दी से तुम्हारे भाई के लिए दुल्हन ढूंढनी होगी। ये सुनकर मैंने जबरदस्ती एक स्माइल दी। माँ, प्रॉफिट तो हमेशा बाहर से शादी करके आने वाली औरतें ही बनती है। मैं तो एक आदमी हूँ, मैं प्रॉफिट कैसे बन सकता हूँ? मेरी माँ ने मेरी बात पर यकीन कर लिया। इसके बाद उन्होंने पूरे गांव में ये बात फैला दी। लेकिन विलेज चीफ सबसे पहले इस बात पर शक करने लगा। वो खुद हमारे घर आया। उसने ग्रैंडमा की मौत से पहले की हर छोटी बड़ी बात के बारे में पूछताछ की। उसे पता चला कि ग्रैंडमा ने मरने से कुछ दिन पहले मुझसे अकेले में मुलाकात की थी। तुरंत उसने मुझसे सवाल करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। ग्रैंडमा ने मुझसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस मुझे अंदर जाकर उनके लिए पानी लाने को कहा था। फिर भी विलेज चीफ को मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, सुना है कि प्रॉफिट अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। अगर निकल गया तो पूरा गांव उसके खिलाफ हो जाएगा। क्या तुम घर से बाहर निकलने की हिम्मत करोगे? बिल्कुल करूंगा। मुझे बहुत पहले से पता था ये सब सिर्फ मुझे घर में कैद रखने का बहाना था, जैसा पिछली जिंदगी में किया गया था। इस बार मैं बिना किसी डर के सीधे घर से बाहर निकल गया। फिर पड़ोसी के कुत्ते को हमेशा की तरह प्यार से हेलो कहा। उसने भी हमेशा की तरह खुशी से अपनी पूंछ हिलाई। ये देखकर विलेज चीफ ने सिर हिला दिया। लगता है ग्रैंडमा ने सच में शियाओ जियांग को अगला प्रॉफिट नहीं बनाया। दरअसल एक प्रॉफिट अपनी एबिलिटी अगले प्रॉफिट को सौंप सकता है, लेकिन ऐसा करते ही सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उसकी मौत तय होती है। इसी वजह से कोई भी प्रॉफिट इतनी आसानी से ये राज किसी को नहीं बताता। अब लगता है शियाओ जियांग सच बोल रहा है। ग्रैंडमा ने अपनी फ्यूचर देखने की एबिलिटी उसे नहीं सौंपी। कुछ दिनों बाद मेरा भाई बाहर से उसी औरत को लेकर वापस आया जो मेरी भविष्यवाणी में दिखाई दी थी, छू में, बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरी फ्यूचर विजन ने उसका भविष्य दिखा दिया। वो अपने हाथों से मेरे भाई को मार डालेगी, मेरी माँ को भी, और आखिर में पूरे गांव को भी खत्म कर देगी। पिछली जिंदगी में मैंने अपनी माँ को यह भविष्य पहले ही बता दिया था, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सबने कहा कि मैं प्रॉफिट होने का फायदा उठाकर झूठ बोल रहा हूँ। तुम बस इस बात से डर रहे हो कि छू में ही अगली प्रॉफिट बन जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट बनने की शक्ति सिर्फ बाहर से शादी करके आने वाली पत्नी को मिलती है। अगर इस गांव का कोई आदमी किसी वजह से फ्यूचर देखने की एबिलिटी हासिल भी कर ले, तो जैसे ही उसकी शादी बाहर की लड़की से होती है, वो एबिलिटी उसकी पत्नी को ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए तुम्हें डर है कि तुम्हारे भाई की शादी छू मई से हो जाएगी और तुम्हारी फ्यूचर विजन उसकी हो जाएगी। इसी वजह से तुम लगातार उसकी बुराई कर रहे हो। पिछली जिंदगी में मैंने चाहे जितनी सफाई दी, किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। उस समय छू मई ने भी प्रॉफिट जैसे कई लक्षण दिखाने शुरू कर दिए थे। जैसे गांव के सारे कुत्ते उसे देखते ही भौंकने लगते थे, गांव के मुर्गे उसके सामने बांग देने की हिम्मत नहीं करते थे, यहाँ तक कि गांव का सबसे दबंग बड़ा हंस भी उसे देखते ही भाग जाता था। गांव वालों का मानना था कि ये सारे जानवर उसकी शक्ति से डरते हैं और भविष्य में वही गांव की सबसे शक्तिशाली प्रॉफिट बनेगी। लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि वो जानवर उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसे नफरत करते थे। अगर उनके बस में होता बू तो उसी वक्त उसे मार डालते, लेकिन वो उसके सामने पूरी तरह बेबस थे। जब छू मई पहली बार गांव में आई थी, उसने कहा था कि वो सिर्फ एक टूरिस्ट है, वो बस गांव की खूबसूरती और यहाँ की लोकल कल्चर का अनुभव करना चाहती है। लेकिन बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह गांव में कदम रखते ही उसने सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में पूछना शुरू कर दिया। पिछली जिंदगी में जब उसे पता चला कि मैं गांव का प्रॉफिट हूँ, तो उसने बिना एक पल गंवाए मेरे भाई से शादी करने की इच्छा जता दी, क्योंकि अफवाह थी कि जैसे ही उसकी शादी मेरे भाई से होगी, मेरी फ्यूचर विजन की एबिलिटी उसकी
उसके पास ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद उसने कुछ चालें चली और मेरी हर भविष्यवाणी का नतीजा बदलना शुरू कर दिया। उसने सबको यकीन दिला दिया ये उम्मीद कि मैंने फ्यूचर देखने की एबिलिटी खो दी है। मैंने साफ साफ अनगिनत भविष्य देखे थे, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरीके से उन्हें बदल देती थी और आखिर में मैं पूरी तरह बेबस हो गया। ग्रैंडुअली मुझे साफ महसूस होने लगा कि उसकी फ्यूचर देखने की एबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है और पूरे गांव को पूरा यकीन हो गया कि अब छू में ही अगली प्रॉफिट है और उसकी एबिलिटी मुझसे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन इस जिंदगी में जब उसे पता चला कि पिछली प्रॉफिट ग्रैंड माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उसने बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह मेरे भाई से शादी करने की इच्छा जता दी। उसने कहा कि उसे ब्राइड प्राइस नहीं चाहिए, ना किसी लंबे मैच मेकिंग की जरूरत है, ना किसी बड़ी शादी की रस्म की। वो सीधे हमारे घर आकर रहने लगी। पहले प्रेगनेंसी और उसके बाद बैंक्वेट। मेरे भाई और मेरी माँ के लिए ये किसी आसमान से गिरी दौलत से कम नहीं था। दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। पिछली जिंदगी में मैंने उसे घर में आने से रोकने की हर संभव कोशिश की थी, क्योंकि मुझे पता था उसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। लेकिन जब मेरा अपना परिवार ही मेरी बात पर भरोसा नहीं करता था, तो गांव वाले क्यों करते? इसलिए वो आसानी से हमारे घर में आ गई और धीरे धीरे सबकी नजरों में प्रॉफिट बन गई। लेकिन इस जिंदगी में मैंने उसे रोकने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, क्योंकि मैंने पहले ही उसका फ्यूचर देख लिया था। जब तक मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जहां तक मेरी माँ और भाई का सवाल है, मैं उनके लिए सिर्फ अच्छी किस्मत की दुआ ही कर सकता था। छू में इस बार भी पिछली जिंदगी की तरह बेहद निर्दयी थी। वो हर दिन मेरे भाई से चिपकी रहती, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उसके पेट में कोई बच्चा नहीं ठहरा। मेरा भाई तो शांत था, लेकिन मेरी माँ को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने हर दिन ताने मारना शुरू कर दिया, ये तो ऐसी मुर्गी है जो अंडे ही नहीं देती। अगले ही दिन छू मेई ने हर रोज एक मुर्गी काटकर उसका सूप बनाना शुरू कर दिया। फिर माँ को उस मुर्गी का अंडों से भरा पेट दिखाती और कहती, मुर्गियां अंडे नहीं देती, ऐसी बात नहीं है। असल में आपकी किस्मत खराब है और आप में सब्र बिल्कुल नहीं है। जब तक घर की सारी मुर्गियां खत्म नहीं हो गई, तब तक उसने यही किया। उसके बाद मेरी माँ ने दोबारा कभी ये नहीं कहा कि मुर्गियां अंडे नहीं देती। फिर छू मेई बोली, जो खाना है वही खाना चाहिए जो शरीर को पोषण दे। अगर तुम चाहती हो कि मुझे जल्दी बच्चा हो, तो मुझे प्रेग्नेंट जानवरों का मांस खिलाओ, तभी मैं जल्दी प्रेग्नेंट हो पाऊंगी। ये सुनकर मैं अंदर तक कांप गया। इस जिंदगी में वो पिछली बार से भी ज्यादा निर्दयी हो चुकी थी। पिछली जिंदगी में उसने प्रेग्नेंट जानवर खाने की सलाह तब दी थी जब वो खुद प्रेग्नेंट हो चुकी थी।